नंबर 14। देखिए आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 इसमें से आता है आपका 6 नंबर का आता है, इसमें से 6 मार्क्स का हमेशा आता है टोटल, और ये बहुत इजी टॉपिक है। तो आप कह सकते हैं ये फ्री मार्क्स होते हैं इसके, एक तरीके से इसे फ्री मार्क्स भी बोलते हैं। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, ध्यान से समझते हैं हम। 1 मिनट। चलो भाई देखिए, चैप्टर 14 के अंदर है क्या। आपने +1 के अंदर सीखा था लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट। तो वही चीजें हमें आगे बढ़ानी है। लीनियर इनइक्वालिटी के आगे का टॉपिक ही समझेंगे हम इसके अंदर, इसलिए इसका नाम भी क्या देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP। इसे शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाती है, देखिए टॉपिक है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके ओके, और इसे हम LPP बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब ही क्या हुआ, जो हमें लाइंस दी होंगी, मतलब काफी सारी स्टेटमेंट्स दी होंगी डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, और हमें बेस्ट सॉल्यूशन निकालना होगा। जैसे अगर मान लो प्रोडक्शन के केस में होता है कि हमें प्रोडक्शन करना है, उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस दे दी, तो बताओ कि दोनों प्रोडक्ट कितने कितने बनाए हम, कि बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, व्हाटएवर। इस तरह से हमें बेस्ट आंसर निकालना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक करके धीरे धीरे सारी बातें समझेंगे हम। पहले हम इसके अंदर इक्वेशन बनाना सीखेंगे। आज हम इसके अंदर इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अगर आप अपनी बुक में ओपन करोगे, पहली एक्सरसाइज सीख रहे हैं हम। पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। देखिए क्या चीज है इसके अंदर। अब फर्नीचर फर्म, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग चलेगा हमारा क्वेश्चन। और हमेशा स्टार्टिंग में आप एक टेबल बिल्ड कीजिएगा ताकि आपको डाटा बार बार ना देखना पड़े। जैसे देखो अभी हम करते हैं, अब फर्नीचर फर्म मैन्युफैक्चर्स चेयर्स एंड टेबल्स। देखो दो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है, साथ साथ नोट कर लो, चेयर टेबल, ठीक है। ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ 3 मशीन, दोनों के अंदर 3 मशीन्स का यूज होता है, ABC। प्रोडक्शन ऑफ 1 चेयर रिक्वायर्स, देखो एक चेयर बनाने में 2 घंटे लगते हैं, किसके, मशीन A के। ठीक, देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हम जस्ट डाटा को पुट कर रहे हैं फॉर्म के अंदर। 1 आवर ऑन मशीन B, ठीक है, 1 घंटा मशीन B में लग रहा है, और 1 आवर ऑन मशीन C, ठीक है। ईच टेबल, अब टेबल की बात हो रही है कि भाई 1 आवर मशीन A पे चाहिए, मशीन A एंड B ईच, मतलब दोनों पे 1 घंटा, ठीक है, और एंड 1 आवर ऑन C, ठीक है। ये हो गया 3 आवर, 3 आवर ऑन C, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है हमें, द प्रॉफिट रियलाइज बाय सेलिंग 1 चेयर। देखो चेयर को सेल करके प्रॉफिट दिया, तो चेयर के सामने यहाँ लिखेंगे ना हम, तो यहाँ हेडिंग दे देते हैं कि प्रॉफिट लिख रही हूँ मैं। जो भी चीज लिख रहे हो आप उसे हेडिंग दोगे प्रॉपर। प्रॉफिट देखिए दिया हुआ है 30 रुपीज, ऐसे ही हमें टेबल का दिया हुआ है 60 रुपीज, ठीक है। द टोटल टाइम अवेलेबल पर वीक, देखो वीकली डाटा की बात हो रही है, ऑन मशीन ए पे हमें, देखो अब मशीन ए की बात हो रही है तो इसके सामने यहाँ आना चाहिए ना फिगर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आएगा फिगर, इसने बोला हुआ है टोटल टाइम अवेलेबल, टोटल का मतलब मैक्सिमम टाइम ना, जितना टाइम अवेलेबल है क्या उससे ज्यादा मशीन यूज कर पाओगे आप, नहीं, है ना। टोटल टाइम अवेलेबल है 70 आवर्स, बी में है 40 आवर्स, और सी में है 90 आवर्स, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला हुआ है, डेवलप अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब इसे हम मैथमेटिक फॉर्म में लिखना है हमें, सो एज टू फाइंड नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स। मुझे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, देखो इन दोनों की, कि ये दोनों कितने बनाऊं। जिस चीज की वैल्यू निकालनी हो हमेशा x और y उसे लेट किया जाएगा,
मैंने लेट कर लिया कि भाई x chairs and y chairs are to be made, are to be manufactured, ठीक है, and y tables are to be manufactured. Okay, आगे देखते हैं हम. So as to find number of chair and tables that should be made per week. देखो per week मतलब पूरा डाटा हमारा वीकली बेसिस पर निकालना है हमें, ठीक है. So as to maximize the profit. अब ये लाइन क्या कह रही है, चलो इस चीज को भी समझते हैं हम. देखिए, so as to maximize the profit. ओके, ये हमारा डाटा हो गया. इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर. अब इन्हीं सबको हमें एक फॉर्म में लेकर आना है, भाई एक रिलेशन क्रिएट करना है इन सब के बीच में. कैसे होगा, देखो मैंने इसे x लेट कर लिया, इसे y लेट कर लिया. मैं कह सकती हूँ 2x plus 1y. देखो 2x plus 1y, ये जो टोटल टाइम लग रहा है वो हमारा, बताओ आप लोग कैसे बताओगे. ये देखो, ये जो टोटल टाइम लग रहा है हमारा वो 70 से, देखो 70 मैक्सिमम अवेलेबल है. इसका मतलब या तो इससे कम लगेगा या इसके इक्वल, राइट. देखो ना, इसने बोला हुआ है कि 70 आवर मैक्सिमम अवेलेबल है. इसका मतलब जो ये टोटल टाइम लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, देखो 2x कि भाई एक अगर मान लो चेयर x बनी है तो 2 लग रहे हैं घंटे मशीन ए पे, तो मशीन पे टोटल कितना टाइम लगा होगा, x को 2x और टेबल को 1y, तो टोटल टाइम 2x plus 1y, जो कि 70 से क्या होना चाहिए, या तो लेस होना चाहिए इक्वल. सिमिलरली बाकी बन जाएंगे इजी. देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बनेगी, x plus y लेस देन इक्वल्स टू 40. नेक्स्ट क्या बनेगी, x plus 3y लेस देन इक्वल्स टू 90. ठीक है, ये देखो ये 3 तो बन गई. हमेशा डाटा एक बार जरूर यूज होगा और एक ही बार यूज होगा. स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपका हमेशा सब जो डाटा दिया हुआ है ना वो कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा. जैसे अभी देखो यहाँ से 3 स्टेटमेंट्स तो आ गई मेरे पास. अब इसका क्या करूं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इक्वल रखने के लिए तो कुछ है नहीं मेरे पास. क्योंकि देखो अगर मैं इक्वेशन बनाती भी हूँ ये बनेगी 30x plus 60y. इक्वल में रखने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि कुछ बोला नहीं हुआ. बट ये देखो ये बोला हुई है लाइन, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ध्यान से समझिएगा, जिस चीज को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वो हमेशा हमारी z की इक्वेशन होती है. देखिए जिस चीज को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है ना वो हमारी क्या होती है, z की इक्वेशन. अब ये z क्या है भाई, क्या रोल है इसका, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे जब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे. ठीक है, फिलहाल के लिए जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो आप उसे z लेट करोगे. ये हमारा क्या हो जाएगा, z की इक्वेशन. ठीक है, ये देखो ये सब आ गए. ठीक है, ये सारी इक्वेशंस कैसे बनी हमारी, जस्ट हमें रेस्ट्रिक्शंस दी हुई होंगी उनके बेस पर हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी. ठीक है, और ये हमारी हमेशा मेन इक्वेशन होगी, प्रॉफिट की इक्वेशन. प्रॉफिट या कॉस्ट वट एवर जो भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए बोला हुआ है. तो देखो क्वेश्चन में डाटा के अकॉर्डिंग सब कुछ हो गया, बट एक चीज अभी भी रहती है जो कि कंपलसरी है. अब देखो यहाँ पर आप टेबल और चेयर बना रहे हो, क्या टेबल और चेयर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं. इसलिए ये चीज कंपलसरी हो जाती है कि x और कोमा y या तो 0 होंगे या 0 से बड़े. ओके, यहाँ तक भी ओके है. कि भाई इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी. और ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. बस इसमें और कुछ नहीं करना. इस क्वेश्चन में जस्ट इक्वेशन बनानी थी. देखो बस ये आंसर है. ये क्वेश्चन आता है आपका इजी सा. ये पहले सिर्फ पिछले साल जो है ना सिर्फ वो था, सिर्फ 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता था इसमें से. बट अब इस बार से वो हो गया ना, पिछली बार से एमसीक्यूज आने लग गए. तो इस वजह से इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं. इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं. एक तो आता है स्टेटमेंट बनाने वाला और एक आता है ग्राफ वाला. इसमें से अब 2 क्वेश्चंस आते हैं. बहुत इजी सा होता है. देखो स्टेटमेंट में कुछ सा भी इजी हो गया ये. अब ये देखो, वैसे इस चीज में एक और चीज समझते हैं हम. यहाँ तक तो ओके है. अब जो ये z की इक्वेशन होती है इसे हम बोलते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीज एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है. देखो z जो होता है ये हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है.
ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। देखो इन तीनों को बेस्ट सूट करती हुई हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और वो यहाँ पर पुट करके देखेंगे ना, जिससे हमारा मैक्सिमम रिजल्ट आएगा वो आंसर बनेगा, z मैक्सिमम आएगा। इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और ये तीनों हमारी कॉन्स्टेंट्स होती हैं। मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस हो गई ना, ये हमारी सारी की सारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स, मतलब कंडीशंस हो गई कि इन सब को फुलफिल करती हुई हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी कॉन्स्टेंट्स होती है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ओके, यहाँ तक तो ओके है, इजी सा टॉपिक है। किसी को डाउट हो तो भाई चैट में लिख देना, यही हो सकता है अभी तो। अब हम समझ रहे हैं हमारे पास कुछ अलग चीज पे आते हैं। पहले हम थर्ड एग्जांपल समझ रहे हैं अभी। देखिए थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में क्या है, अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। देखो एक डाइट प्रिपेयर करनी है हमें। डाइट जो प्रिपेयर होती है हमेशा 2-3 फूड्स को मिला के प्रिपेयर होती है, राइट। सिंगल फूड से तो क्या डाइट बनेगी। ठीक है, अब इसने बोल दिया जो डाइट हम प्रिपेयर करेंगे ना उसमें विटामिन ए, एक बार लिख लेते हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रोल है इसका। विटामिन ए जो है ना उस डाइट के अंदर कम से कम 80 यूनिट्स होना चाहिए। देखो इसके यहाँ पे लिखे ना मैंने, यहाँ पे तो अभी डाइट्स के अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, वो लिखेंगे। तो इसने बोल दिया डाइट के अंदर जो विटामिन ए है वो कम से कम 80 होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट। ठीक है, एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल। ऐसे इसने बोल दिया मिनरल्स कितने होने चाहिए यहाँ पर, 100 यूनिट्स। ठीक है, 2 फूड, इसने बोल दिया 2 फूड है हमारे पास, F1 F2, समझ में आया। देखो इन दोनों फूड को मिक्स करेंगे हम, फूड F1 कोस्ट। अब देखो इसकी कोस्ट की बात हो रही है, जिस चीज की कोस्ट की बात होगी वो यहाँ आएगा ना। देखो कोस्ट, F1 की कोस्ट हमें दी हुई है 4 रुपीज, F2 की कोस्ट दी हुई है 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अ यूनिट ऑफ फूड F1, ये बोल रहा है F1 की एक यूनिट में 3 यूनिट होती है विटामिन ए की और 4 यूनिट होती है मिनरल की। 3 यूनिट विटामिन ए की और 4 यूनिट मिनरल की। ओके, ऐसे ही F2 में, F2 में 6 यूनिट तो होती है विटामिन ए की और 3 यूनिट होती है मिनरल की। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, बिल्कुल सिंपल, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। देखो फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एलपीपी सो एज टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। बस जिस चीज को मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करना हो वो हमारी हमेशा क्या होती है, जेड की इक्वेशन। तो ये हमारी जेड की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट फॉर अ डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज 2 फूड्स। ठीक है, तो एक्स और वाई लेट कर लू ना कि इनको कितना कितनी क्वांटिटी में मिक्स किया गया है। ठीक है, ऑल्सो मीट द मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ताकि मिनिमम न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे पास फुलफिल हो जाए। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना हमारे पास कि 3x + 6y क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 80, और 4x + 3y क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 100। तो ये दोनों हमारी कॉन्स्टेंट्स हो गई और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का फंक्शन होगा, ये हमारी कॉन्स्टेंट्स होगी। बट इनके अंदर एक और कंडीशन आएगी, क्या, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज कंपल्सरी होती है लिखनी, धक्के में इसका आधा या 1 नंबर काट लेंगे वो। ओके, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ये भी एग्जांपल क्लियर हो गया। देखिए अब हम समझने वाले हैं फोर्थ एग्जांपल हमारे पास, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है। वैसे देखिए फोर्थ एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कृपया। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी, एक बारी में शायद समझ भी ना आए, बट ठीक है। देखिए फोर्थ में डाटा हमें डिफरेंट दिया हुआ है। इसमें बात हो रही है कि एक मेडिसिन कंपनी है, हैज फैक्ट्रीज एट 2 प्लेसेस। देखो एक मेडिसिन कंपनी की 2 जगह पे फैक्ट्री है, ए पे और बी पे। ठीक है, फ्रॉम दीज प्लेसेस, देखो एक 2 जगह पे फैक्ट्री है, इन दोनों जगहों से 3 जगह पे माल जा रहा है, P, Q, R।
ए से पी पे भी जा रहा है, क्यू पे भी जा रहा है, आर पे भी जा रहा है, ऐसे बी भी इन तीनों के पास भेज रहा है। ये तो ये जो है ना, ये डाटा इस तरीके से प्रिपेयर हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास ये 6 की 6 फिगर मिसिंग है, डाटा ऐसे प्रिपेयर हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन इकलौता ऐसा है जिसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है सभी क्वेश्चनों से। इसे हम एक्चुअली ऐसे प्रिपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे ए को प्लेस करते हैं, यहाँ पे बी को, कि भाई इन दोनों से माल जाएगा, किसके पास जाएगा, पी के पास, क्यू के पास, आर के पास। इसे हम सर्कल से शो करते हैं। देखो ये चीज कि भाई ए और बी जो हैं, दो फैक्ट्रीज हैं, 3 जगह पे माल सप्लाई कर रही है। देखो ऐसे ज्यादा बेटर बनेगा ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमारा फॉर्मेटिंग बिल्कुल अलग बनेगी। देखो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ते हैं हम। द मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ द एजेंसीज, एजेंसीज मतलब पी क्यू आर, इन तीनों की मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है, 40, 40 एंड 50। एक बार लिख लेते हैं, तीनों की मंथली रिक्वायरमेंट है 40, 40 एंड 50 यूनिट्स, ओके। एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, देखो ए की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 70 पैकेट, सॉरी 60 पैकेट्स है, ठीक है। ए की है 60 और बी की है 70 पैकेट्स, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी दे दी। और देखो इन दोनों का टोटल बिल्कुल सेम बन रहा है 130 और इन तीनों का टोटल 130, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट है इन तीनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ओके। आगे देखते हैं हम, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैकेट, इसने क्या बोल दिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैकेट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द एजेंसी। देखो यहाँ से यहाँ पर माल जाने में जो कॉस्ट लग रही है वो दे रखी है। अब देखो जो नीचे टेबल दी हुई है उसको ध्यान से रीड कीजिए, देखिए मेरे साथ रीड कीजिएगा। इसमें क्या बोला हुआ है, फ्रॉम, देखो फ्रॉम किस साइड है, राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है फ्रॉम ए टू पी। देखिए इसे कैसे रीड कीजिएगा, पहले राइट हैंड साइड पर जो फ्रॉम है वो राइट हैंड साइड पे जो टर्म है ए उसके साथ काउंट होगा। फ्रॉम ए टू पी, ए से पी पर जाता है तो रुपए लग रहे हैं 5। फ्रॉम ए टू क्यू तो 4 रुपीज, एक बार साइड में लिखा है मैंने। ऐसे फ्रॉम ए टू आर कितने रुपए लग रहे हैं, 3 रुपीज, ठीक है। रीडिंग क्लियर है। ये देखो ऐसे फ्रॉम बी, अगर बी से पी तक जाता है तो 4 रुपए लगते हैं, यहाँ पर 2 रुपए लगते हैं और यहाँ पर 5 रुपए लगते हैं, ठीक है। ये वाली टेबल यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, हमने क्या किया अब तक। भाई मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, आप लोग चैट कर सकते हो, ओके। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसके आगे कैसे होगा। अब तक तो मैंने सिर्फ डाटा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको मैंने लिखा है। Formulate the above problem as LPPP to find how many packets from each factory to be transported। मतलब मुझे ये 6 वैल्यू निकालनी है कि बताओ हर एक फैक्ट्री से कितना माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 6 वैल्यूज, ठीक है। अब 6 के 6 लेट तो होने से रहे भाई, हमारे पास जो ग्राफ वगैरह बनते हैं, हम आगे ग्राफ बनाना सीखेंगे तो 2 ही वेरिएबल अलाउड है ना, 2D ग्राफ, ठीक है। तो ये 6 लेट नहीं हो सकते, हम सिर्फ किसी 2 को लेट करेंगे। जैसे मैंने 2 को, देखो कोई भी 2 लेट कर लो, इस एक को x ले लिया और इस दूसरे को y ले लिया, देखो इसको x इसको y, कि यहाँ से x प्रोडक्ट गए, यहाँ से y प्रोडक्ट, तो यहाँ से कितने जाएंगे, 6 में से लेस कर दो ना। देखो इसकी कैपेसिटी 6 ही तो है, आराम से देखो। देखो इसने यहाँ एक मान लो 1 यूनिट भेज दिया, यहाँ 2 यूनिट भेज दी, तो यहाँ कितनी बचेगा, 3 ही तो भेजेगा, मतलब 6 में से लेस हो जाएगा x और y दोनों, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर 60 था ये, ओ माय गॉड मैंने क्या किया, 60 में से लेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर, ऐसे मुझे अब ये तीनों फिल करने हैं, आराम से करते हैं। देखिए P जो है उसको चाहिए थी टोटल 40, कितना माल आ गया उसके पास x, तो कितना माल और मंगवा लेगा वो, 40 माइनस x, देखो ना इसको टोटल माल कितना चाहिए 40, आ गया उसके पास x, तो कितना मंगवाएगा 40 माइनस x। ऐसे ही देखो क्या कितना मंगवाएगा 40 माइनस y। सिमिलरली r कितना मंगवाएगा 50 माइनस, देखो जितना आया है मतलब ये 60 माइनस x माइनस y, तो ये हो गया x प्लस y माइनस 10। ओके किसी को भाई डाउट नहीं है अब तक, ओके। अब देखिए यहाँ तक तो हमें क्लियर चल रहा है सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी हो गई। अब देखो क्वेश्चन कंप्लीट रीड नहीं किया था हमने, आगे क्या दिया हुआ है,
how many packet from each factory be transported to each agency so that cost of transportation is minimum. तो हमारा Z क्या होगा यहाँ पर, cost of transportation, क्योंकि जिस चीज को मिनिमम प्रूव करना होता है वो हमारे लिए हमारी कोस्ट, वो Z की इक्वेशन होती है। तो Z क्या होगा हमारे पास, हमारा कोस्ट। ठीक है, अब देखो Z तो कोस्ट होगा और बाकी इक्वेशंस कैसे आएंगी, है ना, अभी समझते हैं हम। देखिए पहले Z निकालते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे बाकी इक्वेशन कैसे आई है। Z का मतलब है कोस्ट, ट्रांसपोर्ट करने की। अब देखो ये 5 रुपए एक यूनिट पे लग रहा है। देखो फिर से अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैकेट है, पर पैकेट मतलब 5 रुपए एक पैकेट पे लग रहा है, और पैकेट गए कितने हैं, एक्स, राइट, टोटल पैकेट गए कितने हैं, एक्स। तो मैं कह सकती हूँ Z कितना हुआ, 5x प्लस, क्योंकि दो फैक्ट्रीज की बात हो रही है, एक ही कंपनी की दो फैक्ट्री है, तो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है ट्रांसपोर्ट करने की, सबका ऐड कर दो ना, 6 के 6। देखो यहाँ लग रहा है 5x, यहाँ लग रहा है 4y, प्लस यहाँ कितना लग रहा है, देखो 3 रुपए लग रहे हैं एक यूनिट पे, तो बाकी पे कितने लगेंगे टोटल पे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही देखो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होके ऐड ही तो होंगे। यहाँ से हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गई। इसे अभी हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास Z की इक्वेशन आ जाएगी। Z की इक्वेशन आएगी 3x प्लस 4y प्लस 370। ये हमारे पास Z की इक्वेशन आ गई। ठीक है, Z की इक्वेशन हो गई। अब चाहिए मुझे बाकी कंडीशंस वाली इक्वेशंस भी तो चाहिए। अब देखो वो कैसे आएगी, क्वेश्चन में कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं बोली हुई। तो लास्ट वाली बात, जो लास्ट वाली चीज हमने देखी थी, देखो ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन होती है क्या कहती है कि भाई जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप लेट करोगे वो 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए ना। तो बस यही करना है। देखो जितने भी प्रोडक्ट हमने लेट किए, x 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे y भी तो 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे देखो यहाँ से a से r p तक जो माल गया, मतलब ये सॉरी p से a तक गया, 60 माइनस x माइनस y, ये भी तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन नहीं बन गई। ऐसे देखो ये 40 माइनस x, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। जो भी आप माल भेजोगे वो सारे के सारे 0 से बड़े या उसके इक्वल ही होने चाहिए। तो देखो यहाँ से कितनी सारी स्टेटमेंट्स आ गई मेरे पास। ये देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, दोनों x और y नेगेटिव के, वहां जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस y, ये हमारे लिए स्टेटमेंट आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो देखो ये हमारा बस आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। शुरू से अगर हम रिपीट कर रहे हैं, हमने क्या किया, देखो दो फैक्ट्रीज है ए और बी, यहाँ से 3 एजेंसी पे माल जा रहे हैं PQR पे। तीनों हमें इन दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी और इन तीनों की रिक्वायरमेंट्स दी हुई थी, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट दी हुई थी, भाई ट्रांसपोर्ट करते वक्त कॉस्ट कितनी लग रही है, वो पर पैकेट थी। अब देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ ये 6 के 6 बताओ कितने मैन्युफैक्चरर भेज रहे हैं इनके पास माल। तो लेट हमेशा 2 होंगे, x और y। तीसरा क्या हो जाएगा, a के पास टोटल कैपेसिटी 60 है, 60 में से ये दोनों लेस कर दूं बस। ऐसे यहाँ पर देखो p के पास x माल आ गया, बचा हुआ माल b से मंगवा लेगा ये। ऐसे सिमिलरली बाकी हो जाएंगे। ओके, और जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या भेजोगे किसी को भी, वो क्या होंगे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कई सारी इक्वेशंस आ गई। और बात करें हम Z की, तो Z इसने बोला हुआ है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम होनी चाहिए। तो बस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगी क्या, 5 रुपए लग रहे हैं एक पैकेट के, तो 5 इंटू एक्स, 4 इंटू वाई, 3 इंटू दिस, ऐसे ये टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी हमारे पास। ओके, इसके भाई आज इस एक्सरसाइज में हम इतना ही सीखेंगे, ठीक है। बाकी हम कल सीखेंगे इसके बारे में। अभी आज के टॉपिक में जो ये मैंने समझाया, किसी को कोई डाउट हो? ओके भाई, किसी को कोई डाउट नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। मैं आपको होमवर्क बता दूंगी क्या कुछ करना है। ओके, आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। बाय बाय।